नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्मशानवासी हॉरर स्टोरीज में। मैं हूं दानिश और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी खौफनाक दास्तान जिसे सुनने के बाद आपकी रगों में खून जम जाएगा। दोस्तों, यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर शंकर की। उत्तराखंड की सुनसान पहाड़ियों पर घुप अंधेरी रात में उसका सामना हुआ एक ऐसी रहस्यमयी ताकत से जिसे देखकर अच्छों के होश उड़ जाएं। यह केवल एक सफर नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफनाक अनुभव था जिसने शंकर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। मेरा नाम शंकर है और मैं पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। मेरी दुनिया यही सड़कें हैं, यही पहाड़ हैं और यही मेरा घर है। ट्रक नंबर 31 मेरी पहचान बन चुका है। हर लंबी यात्रा से पहले मेरी आदत है कि मैं अपनी गाड़ी को बच्चे की तरह चेक करता हूं। उसी रात भी मैंने टॉर्च जलाकर टायरों में हवा देखी, ब्रेक के पाइप को दबाकर चेक किया, रिंच से बोल्ट कसकर देखे और शीशे पर कपड़ा मारकर उसे चमका लिया। मैं जानता था कि पहाड़ों पर जरा सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। जब सब कुछ तसल्ली से सही मिला तो मैंने इंजन स्टार्ट किया। भारी घर घर की आवाज पूरे डिपो में गूंज उठी। मेरे साथ उस सफर पर मेरा हेल्पर रामू भी था। सीधा साधा लड़का, लेकिन डरपोक बहुत। मैंने उसे हंसकर कहा, डर मत भाई, रात लंबी है, बस तेरा साथ चाहिए। करीब 2 घंटे तक हम लगातार चलते रहे। पहाड़ी सड़कें, गहरी खाइयां और ऊपर आसमान में टिमटिमाते तारे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। करीब 2-2.5 घंटे लगातार ड्राइव करने के बाद मेरी आंखें भी भारी होने लगीं और रामू बार बार सीट पर हिलडुल रहा था। भूख भी तेज लग रही थी। मैंने सोचा थोड़ा रुककर खाना खा लिया जाए। सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिख गया जहां पहले से 5 से 6 ट्रक खड़े थे। मैंने भी ट्रक एक साइड में लगा दिया। ढाबे के बाहर लालटेन टिमटिमा रही थी और अंदर से तवे पर तड़का लगने की खुशबू आ रही थी। चारों तरफ ट्रक ड्राइवर बैठकर दाल चावल और रोटियां खा रहे थे। कुछ लोग बीड़ी फूंक रहे थे, कोई अपने गांव फोन मिलाकर बच्चों से बात कर रहा था। माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर पहाड़ी ढाबे पर होता है। मैं और रामू एक खटिया पर बैठ गए। रामू बोला, भाई प्लेट दो जल्दी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ढाबे वाला हंसकर बोला, अभी लाया। हम दोनों ने गरम गरम दाल, आलू की सब्जी और मोटी मोटी रोटियां खाई। थकान से शरीर टूटा जा रहा था तो मैंने साथ में एक गिलास छाछ भी मंगाई। खाना खाते खाते मैंने आदत के मुताबिक बाहर खड़े अपने ट्रक की तरफ नजर डाली। ट्रक नंबर 31 वहीं अंधेरे में खड़ा था और हेडलाइट पर मंडराते कीड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कोई नाच कर रहे हो। खाना खत्म करके मैंने ढाबे वाले से पानी लिया और पास ही लगे नल पर जाकर हाथ मुंह धोया। आदत से मजबूर मैंने लौटते ही ट्रक का एक चक्कर लगाया। पीछे के टायरों को पैर से ठोक कर देखा, हवा सही थी। हेडलाइट और टेल लाइट साफ की, शीशे पर कपड़ा मारा, ब्रेक के पाइप पर हाथ लगाकर चेक किया कि कहीं हवा तो नहीं निकल रही। रामू ने हंसते हुए कहा, भाई तू हर बार ये सब करता है, थकता नहीं? मैंने जवाब दिया, ये सभी तो जिंदगी है। एक स्क्रू ढीला हो जाए तो न ट्रक बचेगा न हम। करीब आधे घंटे बाद हमने बिल चुकाया और ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की घर घर आवाज सुनते ही बाकी ट्रक ड्राइवरों ने भी हमें हाथ हिलाकर रास्ते के लिए शुभकामनाएं दी। अब रात गहराने लगी थी। चारों तरफ काला अंधेरा और घना सन्नाटा था। दूर दूर तक बस पहाड़ों की परछाइयां और सड़क पर गिरती ट्रक की हेडलाइट की पीली लकीर। सड़क सुनसान थी। बीच बीच में किसी मोड़ पर कोई जंगली जानवर भागता दिख जाता। रामू खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, भाई ये पहाड़ रात को डरावने नहीं लगते तुझे? मैंने हंसते हुए कहा, डर और ड्राइवर का रिश्ता ऐसा है जैसे आग और पानी का, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। रामू चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। करीब 1 घंटा और चलने के बाद हमने देखा कि सड़क बार बार घूम फिरकर उसी जगह लौट रही है। पहले लगा शायद भ्रम होगा, लेकिन दूसरी बार वही टूटी रेलिंग, वही मोड़, वही सड़क के किनारे पड़े पत्थर दिखे। मैंने माथे पर पसीना पोंछा। रामू, तूने नोटिस किया, हम 3 बार उसी जगह से निकले हैं। रामू हड़बड़ाकर बोला, हाँ भाई मैंने भी देखा।
ये कैसे हो रहा है? इंजन घर्र घर्र करता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन सड़क जैसे हमें चक्कर कटवाकर वहीं लौटा देती थी। मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। अब शक नहीं था, सचमुच कुछ गड़बड़ थी। एक ही जगह पर बार बार लौटना कोई सामान्य बात नहीं थी। रामू घबराकर बोला, भाई कहीं गाड़ी का जीपीएस चेक करें, शायद गलत रास्ते पर मुड़ गए। मैंने गुस्से में कहा, रामू जीपीएस की क्या जरूरत है? इन सड़कों को मैं 20 साल से नाप रहा हूं। यह रास्ता मैंने न जाने कितनी बार पार किया है, लेकिन आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। इंजन की घर घर आवाज और हेडलाइट की पीली रोशनी अब मुझे डराने लगी थी। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ काले पहाड़ और बीच बीच में सरसराती हवा पेड़ों की डालियों को हिलाकर अजीब सी कांपती आवाजें निकाल रही थी। मैंने गाड़ी धीमी की और खिड़की से झुककर बाहर देखने लगा। तभी दूर मोड़ पर मुझे कुछ नजर आया। सड़क के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसके नीचे कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो औरत एकदम झुकी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए और सफेद से झाड़ू जैसे दिख रहे थे। हाथ में एक पुरानी लाठी थी और चेहरा झुका हुआ, जिससे उसकी शक्ल साफ नजर नहीं आ रही थी। रामू डर से कांप गया। भाई, रात के 2 बजे कोई बूढ़ी औरत यहां क्या कर रही होगी? मैंने गाड़ी धीरे करते हुए कहा। पता नहीं, शायद कोई पहाड़ी औरत होगी, भटक गई होगी। लेकिन जैसे जैसे हम पास पहुंचे, माहौल और अजीब होने लगा। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और ट्रक के अंदर का शीशा धुंधला हो गया। मैंने हाथ से रगड़कर साफ किया, लेकिन तभी मेरी आंखें ठिठक गईं। वो बूढ़ी औरत अब सिर उठाकर हमारी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे का आधा मांस सड़ा हुआ था, जैसे खून और पस भरकर बह चुका हो। ठुड्डी से मांस के टुकड़े टपक कर जमीन पर गिर रहे थे। आंखें गहरी गड्ढों में धंसी हुई थीं, लेकिन उनमें से अजीब सी लाल चमक झिलमिला रही थी। रामू जोर से चिल्लाया, भाई गाड़ी मत रोको, भागो यहां से। मैंने स्टीयरिंग घुमाया और एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। करीब आधा किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद जब मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि हम उस औरत से निकल आए हैं, तो सामने फिर वही पीपल का पेड़ और उसके नीचे वही बूढ़ी औरत बैठी मिली। रामू अब पागल सा हो गया। भाई, ये कैसे हो सकता है? हम तो भाग कर आगे निकले थे, फिर वही मोड़, वही औरत। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन लग रहा था जैसे ट्रक मेरे काबू से बाहर जा रहा हो। मैं अब तक हैरान था। चाहे जितना तेज ट्रक भगाता, लेकिन मोड़ वही, पेड़ वही और बूढ़ी औरत वही। मानो पूरी सड़क किसी चक्रव्यूह में बदल गई थी। रामू का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, भाई बस रोक दे प्लीज, गाड़ी मत चला, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने गुस्से में कहा, पागल हो गया है? अगर रोक दी तो यहीं फंस जाएंगे, मुझे गाड़ी भगानी होगी। लेकिन भीतर से मैं भी हिल चुका था। ट्रक की हेडलाइट्स उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर पड़ती और उसका सड़ा हुआ मांस ऐसे चमकता मानो किसी गीली मिट्टी पर लैंप जलाया हो। उसकी ठुड्डी से गाढ़ा काला पानी टपक रहा था और वो हमें बस घूरती जा रही थी। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके ट्रक और तेज भगाया। इंजन की घर्र घर्र आवाज और सड़क के गड्ढों में हिलती कैबिन, सब कुछ मिलकर मानो किसी भूतिया राग में बदल गया था। लेकिन भाई, असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उस औरत ने अगली बार सिर्फ पेड़ के नीचे बैठना बंद किया। अब जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, उस सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें आग की तरह चमकती हुई और लाठी हवा में उठी हुई। रामू चीखा, भाई टक्कर मत मारना, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह हुई कि ब्रेक पेडल जैसे पत्थर बन गया। पैर से जितना दबाऊं वो हिल ही नहीं रहा था। ट्रक सीधे उस औरत की तरफ भाग रहा था। मेरी हालत पसीने पसीने थी, दिल धक धक करके बाहर निकल रहा था। जैसे ही ट्रक उसके बिल्कुल पास पहुंचा, वो अचानक गायब हो गई। सिर्फ एक पल को लगा कि ट्रक ने उसे कुचल दिया है, लेकिन अगले ही पल उसने हमारे ट्रक की छत पर जोरदार चोट मारी। धम, पूरा ट्रक हिल गया। रामू चीख पड़ा, भाई वो ऊपर चढ़ गई, वो छत पर है।
मैंने घबराकर शीशा देखा तो हेडलाइट की रोशनी में ट्रक की लंबी परछाई सड़क पर बन रही थी और उस परछाई में साफ दिख रहा था कि कोई औरत ट्रक की छत पर झूल रही है। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने गियर बदलकर ट्रक को और तेज भगाया। इंजन चीख रहा था, लेकिन वो औरत छत पर ऐसे चिपकी थी जैसे लोहे में चुंबक। रामू घबराकर बुदबुदाने लगा, जय श्री राम, जय श्री राम। डर इतना बढ़ चुका था कि उसके शब्द भी गले से बाहर नहीं निकल रहे थे। अचानक वो औरत छत से झूलकर आगे विंडो स्क्रीन के शीशे पर लटक गई। उसका चेहरा हमसे बस 1 फुट दूर था। सड़ा हुआ मांस, गड्ढों जैसी आंखें और टपकते हुए कीड़े। उसने अपने नाखूनों से शीशा खुरचना शुरू कर दिया। छर छर छर। शीशे पर गहरी लकीरें बनने लगीं। रामू ने डर के मारे मेरी बांह पकड़ ली। भाई, अब बचेगा नहीं, कुछ कर। उस औरत के नाखून शीशे पर ऐसे ढस रहे थे जैसे लोहे पर तेज चाकू घिसा जा रहा हो। शीशे पर दरारें फैल रही थीं। मैं जानता था कि अगर ये टूटा तो वो सीधी कैबिन के अंदर होगी। रामू आधा पागल हो चुका था। उसने मेरे कंधे हिलाते हुए कहा, भाई रोक दे ट्रक, बस रोक दे, मैं नीचे कूद जाता हूं, इस औरत से नहीं लड़ पाऊंगा। मैंने उसे कसकर डांटा, पागल मत बन, नीचे उतरे तो जान नहीं बचेगी। अचानक शीशे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। पूरा शीशा दरक गया और उसके बीच से औरत का सड़ा हुआ चेहरा अंदर झांक गया। उसकी सांस इतनी सड़ी हुई थी कि जैसे कोई गली हुई लाश जल रही हो। वो अपने नुकीले दांत दिखाकर फुसफुसाई, रोक दे ट्रक। कसम से कह रहा हूं, उस आवाज में इतनी ठंडक थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी बर्फ की तरह जम गई। मैंने हिम्मत करके गियर बदल दिया और ट्रक को और तेज भगाया, लेकिन उस औरत ने अब अपना पूरा आधा शरीर शीशे के अंदर डाल दिया। उसके नाखून रामू की ओर बढ़ रहे थे। रामू ने जोर से चिल्लाया, हट जा, हट जा, और पास रखी लोहे की रिंच उठाकर उसकी बांह पर दे मारी। रिंच लगते ही उसकी बांह के मांस का पूरा टुकड़ा छपाक करके गिर पड़ा। उससे कीड़े रेंगते हुए फर्श पर फैल गए। रामू उल्टी करने लगा, लेकिन मैं बस स्टीयरिंग पकड़कर ट्रक को संभालने में जुटा रहा। अब वो औरत और ज्यादा गुस्से में आ गई। उसकी गले से कराहने जैसी आवाज निकली, तुम यहां से नहीं बच सकते। इतना कहते ही उसने अपने बालों की लटें फैलाकर रामू की गर्दन लपेट ली। बाल जैसे लोहे की तार हों। रामू जितना खींचता उतना ही कसते जाते। रामू का चेहरा नीला पड़ने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं। मैं पूरी जान लगाकर स्टीयरिंग पकड़ रहा था, लेकिन सच बताऊं, अंदर से मैं भी टूट चुका था। मैंने चिल्लाकर कहा, छोड़ उसे हरामजादी, और अचानक से ट्रक को एक तेज मोड़ पर झटका दिया। ट्रक बुरी तरह हिला, पहियों से चिंगारियां में निकली और उसी झटके से वो औरत का शरीर शीशे से बाहर फेंक गया। रामू जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, लेकिन हमें लगा कि शायद अब बच गए। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही हमने राहत की सांस ली, ट्रक के ऊपर से भारी कदमों की आवाजें आने लगीं। थक थक थक। वो औरत फिर से छत पर चढ़ चुकी थी। इस बार उसने सीधे कैबिन के ऊपर से पूरा छत तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। लोहे की चादर ऐसे मुड़ रही थी जैसे किसी ने हाथ से टिन फाड़ दिया हो। उसके बीच से उसका सड़ा हुआ हाथ अंदर घुस आया। उंगलियां खून और कीचड़ से लथपथ थीं। रामू दहशत में चीखा, भाई अब तो खत्म है, अब कोई नहीं बचा सकता। उसके हाथ कैबिन के अंदर आते ही पूरा माहौल बदल गया, जैसे बर्फीला तूफान अंदर घुस गया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। रामू चीखते चीखते बेहोश हो गया। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और अचानक ब्रेक मार दिए। ट्रक चीखते हुए रुका, टायरों से धुआं निकल पड़ा। लेकिन भाई, चमत्कार देखो, ट्रक बिल्कुल उसी जगह रुका जहां वो पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। मेरा दिल धड़कना भूल गया, लेकिन अब ट्रक खुद ब खुद वहीं थम चुका था। अचानक उस पेड़ के नीचे हलचल हुई। मैंने देखा कि वहां सिर्फ वही बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि दर्जनों सड़े गले इंसानी साए पेड़ की जड़ों से निकल रहे थे। उनके चेहरे पिघले हुए मोम जैसे, आंखें खाली गड्ढों की तरह, और मुंह से टपकता हुआ काला तरल। सब एक साथ बड़बड़ाने लगे, यहीं रुको, यहीं रुको, कोई यहां से नहीं जाता।
मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ऐसे चुप हो गया जैसे किसी ने उसका दम घोंट दिया हो। और तभी वो बूढ़ी औरत सामने आ गई। उसका चेहरा अब और भी करीब से साफ दिख रहा था। उसकी गाल का सड़ा हुआ मांस टपक कर मेरे पैर के पास गिरा और उसमें से कीड़े रेंगते हुए मेरे जूतों तक पहुंच गए। उसने लंबी सांस ली और बोली, सालों पहले इसी पेड़ के नीचे मेरा खून हुआ था। तुम्हारे जैसे ड्राइवर ने मुझे कुचला था और भाग गया। अब हर ट्रक, हर बस, हर गाड़ी यहां रुकती है। कोई यहां से जिंदा नहीं जाता। मेरी हालत खराब थी। मुझे लगा अब मौत सामने खड़ी है। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात कौंधी। मेरे पिताजी कहा करते थे कि बुरी आत्माएं शुद्ध धुएं और आग से दूर भागती हैं। मैंने तुरंत जेब से माचिस निकाली और रामू की गिरी हुई रिंच पर कपड़ा बांधकर उसे जला दिया। जैसे ही आग भड़की, मैंने उसे हवा में घुमाया और यकीन मानो, वो औरत और सारे साए ऐसे चीखने लगे जैसे उन्हें कोई जिंदा जला रहा हो। पूरा जंगल उनकी चीत्कार से गूंज उठा। एक पल में सब साए काले धुएं में बदलकर उसी पीपल के पेड़ में समा गए। इंजन अपने आप घर्र घर्र करके चालू हो गया। मैंने बिना सोचे ट्रक दौड़ा दिया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। रास्ता अंधेरे में और लंबा लगता जा रहा था। रामू पूरी तरह सहम चुका था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। होंठ कांप रहे थे। वो बार बार बुदबुदा रहा था, भैया, वो औरत, वो मेरे अंदर घुस गई है, मुझे छोड़ो मत। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसका हाल और खराब होता गया। कभी वह अपने गले को पकड़कर चीखने लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे दबा रहा हो, तो कभी अचानक हंसने लगता, वह भी औरत जैसी डरावनी आवाज में। किसी तरह रात कटती गई। सूरज की पहली किरण दिखते ही मैं देवप्रयाग के पास पहुंचा और सीधा अस्पताल ले गया। लेकिन डॉक्टरों ने जांच करके कहा कि रामू का दिमाग अब सामान्य नहीं रहा। उस रात का खौफ उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि वो पागलों जैसी हरकत करने लगा। आज उसे देखे हुए बरसों बीत गए हैं। सुना है वह देहरादून के एक मेंटल हॉस्पिटल में है। वहां भी वो रात रात भर जाग कर चीखता है, पीपल का पेड़, मत रोकना, मत रोकना। और मैं आज भी ट्रक नंबर 31 चलाता हूं। लेकिन जब भी उत्तराखंड के उस रास्ते से गुजरना होता है तो दिल दहल जाता है। इंजन की हर घर घर आवाज मुझे वही रात याद दिलाती है। दोस्तों, ये थी उस खौफनाक सफर की कहानी। अगर आपको लगे कि यह सिर्फ एक किस्सा है तो मान लीजिए, लेकिन अगर कभी रात को पहाड़ों के बीच ट्रक या बस में सफर करना पड़े तो याद रखना, उस पुराने पीपल के पेड़ के पास गाड़ी मत रोकना। तो भाइयों, ये थी ट्रक नंबर 31 की डरावनी दास्तान। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखना। फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।